हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। शैक्षिक मूल्यांकन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी बढ़िया हैं, पढ़ाई में आप लगे होंगे, उम्मीद तो यही है, और बढ़िया करेंगे भी। परेशान नहीं होइएगा फ्रेंड्स, सब हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। आप लोगों को 2 बार एक्सपीरियंस भी है, आप बढ़िया कर ले जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न है, और फटाफट करेंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ पर ये आपके अति लघु उत्तरीय, मैंने इसके बहुविकल्पी आपको करवा दिए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, मापन क्या है। तो ये एक छोटी सी परिभाषा है जो कि बहुत आती है, तो आप बता सकते हैं कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक और मध्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिसमें हम मापन जब किसी चीज़ का कर रहे हैं तो ये मूल्यांकन का एक तो पहली बात तो ये हिस्सा है, भाग है उसका, और जो हमें प्रतिशत के रूप में, मात्रा के या अंकों के रूप में हमें उसका एक जो है वो कह सकते हैं कि उत्तर मिलता है। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? कोई कह रहा है कि मापन के जितने भी यंत्र है, उपकरण है, साधन है, वो संसार से लुप्त हो जाएं तो आधुनिक सभ्यता जो है वो बालू की दीवार की तरह ढह के गिर जाएगी। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन रॉस का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन यह बताता है कि कितनी अच्छी है। यह कथन किसका है? मापन हमें बताता है कि कितनी मात्रा में है, और वह अच्छी है बुरी है ये चीज़ हमें मूल्यांकन बताता है। तो ये कथन रेमर्स और गेज का है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट प्रश्न। मापन का मुख्य तत्व क्या होता है? तो मापन का जैसे मुख्य तत्व क्या है, तो लिखा हुआ है उत्तर में कि वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन हो। मापन का मेन तत्व होता है कि हम जो कोई क्वालिटी है, गुण है, या उसका क्या प्रतिरूप है, वो माप रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अभी इसमें से एक भी प्रश्न आपके ऐसे नहीं आए जो सीरीज में आए हुए, मतलब पेपर में आए हुए हैं, तो आप पढ़ते चलिए, देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि जो चीज़ें नहीं आई वो इतना नहीं पूछी जाएगी। जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न योग्यताओं का मापन करता है और उसके व्यक्तित्व और रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह हमारा मूल्यांकन कहलाता है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ को मेजर करते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। फॉर्मेटिव संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? फॉर्मेटिव एग्जाम होने लगा है अब, तो वो क्या होता है? तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया है। जो उनकी इनिशियल नॉलेज होती है, पावर होती है, उसको जांच की जाती है, उसका जो है मूल्यांकन होता है। आगे बढ़िए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यालय कक्षा छात्र द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की, मतलब मूल्यांकन का मेन उद्देश्य ये होता है कि जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी हुई है उस पर अगर कार्य हो रहा है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रगति को और आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्या उसका दिशा निर्देश है, किस डायरेक्शन में है, उसकी हम जांच करते हैं। मापन तथा मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? मापन एक सामान्य शब्द है, जबकि मूल्यांकन एक तकनीक है। मापन तो एक शब्द है, एक क्षण मात्र का शब्द है, लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो तकनीकी होता है। आगे बढ़ते इसी के साथ, प्रशिक्षण का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित होता है। प्रशिक्षण का जो क्षेत्र है वो कैसा है? तो वो संकुचित होता है, बंधा होता है। नेक्स्ट देखिए। ऐसे परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा, एक कोई टेस्ट जो हम बार बार कर रहे हैं हमें एक ही जैसा रिजल्ट मिल रहा है, तो वो उससे क्या होता है? उससे विश्वसनीयता आती है कि आप खुद से जाओ या कैसे करो, खुद से करवाओ, दूसरे करो, आपको बार बार वही सोल्यूशन, आपको वही उत्तर देखने को मिलेगा। परीक्षण क्या होता है? आइए जानते हैं। परीक्षण वे वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है। एक ऐसा वस्तुनिष्ठ या मानवीकृत, मानव के द्वारा बनाया गया साधन है, मीडियम है, जिसके थ्रू संपूर्ण मानव व्यवहार के सभी पक्षों का गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से हम जो है अध्ययन करते हैं, उसको जांच पड़ताल करते हैं, उसके दोष, उसकी खामियां, उसकी अच्छाइयाँ, हर एक पहलू को उस पर प्रतिक्रिया करके ज़रूर से ज़रूर सोचते हैं। सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन के उत्तर में आप लिख सकते हैं, सतत मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशल की जांच प्रतिमाह तिथिवार, मतलब हर महीने हम टेस्ट ले रहे हैं, हर हफ्ते हम टेस्ट ले रहे हैं, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आज आपको पढ़ाई जा रही है तो कल इसका आपका टेस्ट होना, कुछ इसी तरीके से। निरंतर मूल्यांकन की योजना क्या है? यानी कि निरंतर और सतत दोनों एक ही नाम है, जिसमें निरंतर में भी लगातार की बात आती है, सतत में भी लगातार की ही बात आती है। आगे बढ़िए। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है?
बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले जो सूक्ष्म या स्थूल, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ज्ञात या अज्ञात बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, जहाँ पर हम जो स्थूल चीज़ें हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से विभिन्न विभिन्न तरीकों से प्रभावित चीज़ें रहती हैं उनको देखते हैं। आगे बढ़िए। व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? तो 3 पक्ष इनके हैं, संज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावनात्मक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आपके बहुविकल्पी में भी बन सकता है। ये ध्यान रखिएगा, जो आपके अति लघुत्तरी हैं वो आपके बहुविकल्पी में भी आते हैं, बहुविकल्पी आपके अति लघुत्तरी में आते हैं, पेपर ऐसे चेंज करके आपको पूछे जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं सतत मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सत्र परीक्षा, मासिक परीक्षा, सेमेस्टर, मतलब हर साल वाली जो परीक्षा होती है वो एनुअल एग्जाम, फिर मंथली जो 6 महीने पे होता है वो वाला, और हर सेमेस्टर वाइज जो होने लगा है या वो वाला। ठीक है, तो उस तरीके से आपका सतत मूल्यांकन की विधियाँ हैं जहाँ पर हम इन तरीकों से मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे बढ़िए। मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं? अभी हमने ऊपर ही इसके बारे में देखा। देखिए, व्यापक मूल्यांकन हो तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक पक्ष। आगे बढ़िए। ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष को कितनी क्रिया में बांटा? मैंने आपको पढ़ाते समय बहुत बार बताया भी है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से प्रश्न काफ़ी बनते हैं क्वेश्चन, और इनके जो सब पार्ट हैं वो भी हैं। ठीक है, और सब पार्ट का नाम एक बार ज़रूर से याद करके जाइएगा। समेटिव मूल्यांकन के बारे में क्या चीज़ें हैं? तो समेटिव मूल्यांकन, आकलित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन भी कहलाता है। जो समेटिव मूल्यांकन होता है वो हमारा आकलित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन दोनों कह सकते हैं, जिसके द्वारा छात्रों के जो संज्ञानात्मक पक्ष हैं उनका, भावनात्मक है उनका, क्रियात्मक, जो 3 पक्ष हैं उन पे हर तरीके से सोचा जाता है, विचार किया जाता है, फिर उन पे कार्य किया जाता है। आगे बढ़िए। शैक्षिक मापन के कितने स्तर हैं? शैक्षिक मापन के 4 स्तर, जो कि आपको बहुविकल्पी में भी आ सकता है। शाब्दिक मापन 1, क्रमित 2, अंतराल 3 और अनुपात स्तर 4। तो ये 4 आपके बहुविकल्पी में संख्या पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं, इनमें से कौन है, कौन 2 नहीं है, तो कई तरीके से आपको बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट में, मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया, एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। यह संपूर्ण प्रणाली का एक बहुत ही अभिन्न सा अंग होता है पूरे सिस्टम का, जो शिक्षण तथ्यों से घनिष्ठ बहुत जो संबंधित होता है। मतलब ये है कि हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, बच्चा जो पढ़ रहा है, कर रहा है, उसका उसके साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बिंदु बताइए। तो कह सकते हैं कि शिक्षण उद्देश्य, नवीन तरीके से, नई सोच से, समय के साथ, आधुनिक तरीके से, अधिगम का अनुभव, अपने इतिहास से सीखना, पूर्वजों से सीखना, व्यवहार में परिवर्तन आना। ठीक है, तो ये सब क्या है, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे तरीके हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्रों के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं? अगर हम मूल्यांकन के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उनका ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्ञानवर्धक चीज़ें, उनकी कुशलताएं, उनकी योग्यताएं, उनकी रुचियां, उनकी बुद्धि, तो उनका विवेक, उनका तर्क, ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो हम उनकी स्मृतियाँ, उस हिसाब से ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्रम वाइज बनाकर या मैपिंग वाइज बनाकर, मतलब ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए, फिर ऐसे ऐसे करके लिखिए, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक अच्छा तरीका रहेगा, नंबर भी मिल जाएंगे। मूल्यांकन कितने सोपान है? तो मूल्यांकन के 3 सोपान है। कितने सोपान है? 3 सोपान है। आगे बढ़िए। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है? अगर हम प्रशासन के बेस से सोच रहे हैं तो इसकी क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं, कहाँ पर? तो कह सकते हैं शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए हमको इनकी मुख्यतः ज़रूरत पड़ती है। जब हम पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई काम है, निर्णय है, योजनाएं हैं, आगे कुछ बनाना है, करना है, तो वहाँ पर हमको इनको बहुत ज़रूरत पड़ती है। मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह 2 शब्दों के मेल से बना है, मूल्य प्लस अंकन। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब क्या बना है? मूल्य प्लस अंकन, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद भी आने की। मूल्यांकन की कोई एक परिभाषा बताइए। तो मूल्यांकन जो है ना, वो व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं, जो अच्छा है वह वांछनीय है, जो उसे मानकर चला जाता है। ये रेमर्स और गेज ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो शैक्षिक मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो चतुर्मुखी है, चारों तरफ से उसका डेवलपमेंट, सोचना, विचार करना, मनन करना उसमें सम्मिलित होता है। मूल्यांकन को उपकरण और प्रविधि के उद्देश्यों के अनुरूप कितने खंडों में बांटा गया? 4 खंडों में। मूल्यांकन के जो प्रकार वगैरह हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा। अभी फ़िलहाल जितने प्रश्न हमने किए, एक भी आपके पेपर में नहीं पूछे गए, इसलिए बहुत परेशान ना होइए। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? स्वाभाविकरण। ठीक है। दूसरा, बोध क्या है? बोध किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता। वह योग्यता, जैसे आप कोई बात है किसी की, तो आप उसके भाव को समझ पा रहे हैं।
लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के वर्णों की ठीक ठाक बनावट लिखना सिखाना, उनको शुद्ध वर्तनी का प्रयोग सिखाना, उनको शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना सिखाना। लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता बताइए। जो लिख के अपनी बातों को प्रकट हो रही है व्यक्तियाँ, उनकी एक योग्यता। तो बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली भांति समझ सकता है। जब कोई चीज़ लिखित है, उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो शायद हम उसको अच्छे से उससे रिलेट कर पाएँ और सीख पाएँ। नेक्स्ट है लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या है। तो आप कहानी कथन की तरह बहुत सारी बातें बता सकते हैं, मुंह से बोलकर आप भाषण दे सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और कविता पाठ कर सकते हैं। आदि बहुत सारे और भी अन्यथा साधन उपलब्ध हैं जिनके थ्रू आप इनका यूज़ कर सकते हैं। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू होना। साक्षात्कार अनुसंधान की कोई प्रणाली नहीं होती है, आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन होता है कि हम ऐसा मतलब जैसा होता है ना कि एक बार मिल लेने से काम हमारा अच्छा हो जाता है, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं क्वालिटी लोगों में। साक्षात्कार का एक दोष बताइए। इससे आंकड़े एकत्रित करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है तथा विविध व्यवहारिक नहीं है। तो इससे ये हर जगह सक्सेस नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, साइड सी बात है, विज्ञान जो है वो वरदान भी है लेकिन अभिशाप भी है। तो उसी तरीके से सारी चीज़ों में है। एक अक्षय परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? तो समाज संप्रयोजन और उद्देश्यपूर्ण। आपके अंदर सारी चीज़ें प्रयोजित हों और उद्देश्यपूर्ण हों कि आपको क्या करना है, कितने समय में करना है, कब तक करना है, क्या बताना है, किसको बताना। मतलब अचानक कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए वो अलग चीज़ है, बट ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा करना चाहिए। किसी भी अच्छे शिक्षण को किन कसौटियों में मापा जाता है? कोई भी अच्छा शिक्षण परीक्षण है उनको हम किन किन पे माप रहे हैं? तो उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियों पे बेस पे, ठीक है, व्यवहार के बेस पे रखकर हर तरीके के पहलुओं को जांच पड़ताल करके तकनीकी तरीके से भी लगा सके कि आप क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्यवहार से समेट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम उसको जो है उसमें तकनीकी को लगाते हैं, टेक्निक को लगाते हैं, उसके हिसाब से सॉल्व कर पाते हैं। आगे बढ़िए। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ कौन सी हैं? तो कह सकते हैं उद्देश्यपूर्णता इनकी 1, व्यापकता इनकी 2, समय और कीमत इनकी 4। नेक्स्ट यहाँ पर है उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ कौन सी हैं? तो वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदन शक्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर निश्चित और संक्षिप्त होते हैं। आपको पता है, हाँ अगर आपने टिक किया तो हाँ, नहीं टिक किया तो नहीं, एक बार टेट फॉर टैट तुरंत कट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कोई दोष बताइए। इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि लोग इशारे से पूछ लेते हैं उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। क्यों? यही करते हैं ना, मुझे सब पता है, आप लोग भी सब यही करते हैं। फिलहाल के लिए जब फंसे तभी करो, अन्यथा मत करो, नहीं तो आदत खराब हो जाएगी। चलिए आइए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है। निबंधात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताना है। तो कह सकते हैं निबंधात्मक परीक्षण का एक मुख्य दोष विश्वसनीयता में कमी, उनमें विश्वसनीयता में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है परीक्षण का एक गुण बताइए। निबंधात्मक परीक्षण का एक गुण, इसमें भाव का प्रकाशन बड़ी स्वतंत्रता के साथ किया जाता है, भाव उसमें जुड़े रहते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जो कि आप 21 में 18 में आया, फिर 21 में आया। ब्लूप्रिंट क्या है? तो पाठ्य सामग्री के अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों का बल का निर्धारण, जो बल हैं, जो अंकों का विभाजन हुआ है, रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई जो सारणियाँ हैं, जो सारणी है, वो सारी चीज़ें ये इसमें ब्लूप्रिंट में आते हैं, ठीक है। पाठ्य सामग्री के प्रकार में संख्या और विवरण प्रस्तुत करना, मतलब क्या है, कितना है, बल कितना है, बिंदुएं कितनी हैं, उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार, इन सभी चीज़ों की संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत करना ब्लूप्रिंट कहा जाता है। शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन से? तो ज्ञान होता है, बोध, अनुप्रयोग और कौशल, ये पक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, उम्मीद है कि आ सकता है। निदानात्मक क्या होता है? आपको निदान देना है, ठीक है। निदानात्मक एक ऐसा उत्पादन है, शैक्षिक उत्पादन होता है जिसके बेस पे हम पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई, छोटी छोटी इकाइयों पर ध्यान रखते हैं और उनकी कमियों को दूर करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो यह परीक्षण मानकीकृत और मानवकृत दोनों है, ठीक है। मानकीकृत एवं मानकीकृत दोनों प्रकार से। यहाँ पर ये चीज़ें और ये इसमें ये सिंपल सा लिखना है आपको कि यह मानकीकृत परीक्षण का एक प्रकार है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किसी विषय वस्तु या किसी विषय में छात्र के समान योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से जो उपलब्धियां हो रही उन चीज़ों को पढ़कर, जिस विषय से स्पेशल को हम पढ़ रहे हैं, तो उनसे जो चीज़ें निकल रही हैं वो हमारे उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत हैं। उत्तम वैधता की कोई दो, एक अच्छी वैधता वाली बात बहुत अच्छी है और एक विश्वसनीयता वाली बात बहुत अच्छी है।
शोध कितने प्रकार का है? 3 प्रकार से। क्रियात्मक शोध होता है जहाँ हम कुछ क्रियाओं का अपनी सम्मिलित लग करते हैं तो उसके बाद करते हैं। व्यवहारिक होता है, व्यवहार के द्वारा। मूलभूत शोध होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं आगे, देखते हैं फटाफट। क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं? तो क्रियात्मक शोध एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू व्यवहारिक कार्यकर्ता जो है वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं का अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने निर्णय और क्रियाओं के द्वारा जो है निर्देशन और सुधार और मूल्यांकन करने का एक अवसर प्रकट करते हैं या अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। आगे बढ़िए। परिकल्पना क्या है? समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान। ठीक है, ये कोई समस्या है तो उसके लिए फिर से सोचो, या ऐसी समस्या आ सकती है उसके लिए पहले से समाधान रखो, या अनुमान लगाओ कि ऐसा चीज़ घटित होने वाला है, तो वो हमारी जो है परिकल्पना कहलाती है, जो कि ऐसा जल्दी देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़िए। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। हमारी प्रॉब्लम है तो हम समस्या समाधान भी खुद करेंगे। शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो शून्य परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना होती है जो निर्देश रहित होती है इसका मतलब क्या होता है? ये जो यहाँ पे आपको शून्य परिकल्पना, इसका शोध करने वाले किसी प्रकार का लाभ नहीं पाएगा। कोई सोच हो मतलब खोज हो रही है, कोई चीज़ बन रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसका रिजल्ट शून्य निकलेगा, कोई उसे लाभ नहीं प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए। सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? जिसमें कथन सत्य हो, बातें सत्य हो, हम जब सोचें तो हमें पॉजिटिव उसका रिजल्ट मिले। नेक्स्ट देखिए। नकारात्मक क्या है? जिसमें कथन नकारात्मक हो, हर चीज़ के लिए ना हो, हर शब्द ना हो, जुबान पे ना बैठा हो आपके, आप हर चीज़ के लिए ना कर दो। क्रियात्मक अनुसंधान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, एक ये है परिवर्तन के विरोधी की शक्ति कम कर देना, जो विरोधी उनकी पावर को कम कर दें और उनमें चेंजेस ले आना। क्रियात्मक अनुसंधान के कोई 2 लाभ बताना, समस्या की मूल्यांकन में सहायक हो जाते सबसे पहले तो ये, और तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन जो है बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ। नेक्स्ट, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, शिक्षा क्रियात्मक, शिक्षकों के द्वारा, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, इन सबके द्वारा जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए क्रियाएं वगैरह काफ़ी करवाई जा रही है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा प्रश्न पत्र बनाने के लिए क्या चाहिए? ब्लूप्रिंट होना चाहिए, नमूना होना चाहिए, एक पेशकश तो होनी ही चाहिए, और प्रश्न वगैरह क्रम में हो, आपको प्रश्न बनाने का आइडिया हो, ऐसी बातें आप जरूर से, और उनके स्तर के प्रश्न भी होने चाहिए। व्यवहारिकता से आप क्या समझते हैं? ये एक ऐसा आशय है जैसे परीक्षा का प्रयोग सरलता से किए जाने पर परीक्षा का मूल्यांकन भी सरल हो सकता है। व्यवहारिकता आपकी बहुत कुछ डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ इस पर डिपेंड होती हैं, तो हमारे जो सरलता से किया गया काम है वो अच्छे से हो जाता है, तो हम इसको भी ध्यान रखते हैं। क्रियात्मक परिकल्पना क्या होती है? क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक बहुत ही मुख्य चरण होती है, बहुत ही मेन चरण होती है। आगे बढ़िए। निर्देशित परिकल्पना क्या है? जब शोध को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा मिल जाती है, एक सही डायरेक्शन, जब शोधकर्ता को परिकल्पना के द्वारा एक सही डायरेक्शन प्राप्त हो जाती है तो उसे हम निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। निर्देशन परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है, जहाँ पर हम सही सही बातों पे विचार करते हैं, सिखाते हैं। नकारात्मक में हम निगेटिव बातों को लेके आते हैं। क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? तो 6 चरण। कितने हैं? टोटल 6 चरण हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ प्रश्न, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी होते हैं। आगे बढ़िए। विश्वसनीयता से क्या आशय है? विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम, आप कोई चीज़ का रिजल्ट डाल रहे हैं, आउटपुट उसमें कुछ लगा रहा है, तो आपको बार बार वही चीज़ मिल रही है। शिक्षण अधिगम का तथा मूल्यांकन में संबंध बताइए। शिक्षण अधिगम के द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जबकि अधिगम की जो प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, मतलब पूर्ण होती है, लेकिन सिर्फ पूर्ण हो जाती है जब अधिगम का स्तर, जब अधिगम की जांच मूल्यांकन क्रिया की जाती है। तो शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित तो है, लेकिन बहुत सारे कथनों में कह सकते हैं कि भिन्न भी हैं। आगे बढ़िए। 2016 में पूछा गया प्रश्न है, मूल्यांकन को परिभाषित करिए। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा टीचर, छात्र या एक चॉइस कर पाते हैं या निर्णय डिसीजन कर पाते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, उनसे राय सलाह ली जाती है। शैक्षिक मापन क्या होता है? ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो मापन जो है मूल्यांकन का एक ऐसा भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता, उसके प्रतिशत और अंगों को दर्शाता मात्र है। परीक्षण से आप क्या समझते हैं? ये 16 में पूछा गया प्रश्न, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की जो प्रक्रिया, किसी भी व्यक्ति के व्यवहारों का जो अध्ययन करने की प्रक्रिया है वो हमारी परीक्षण कहलाती है। मूल्यांकन के 2 प्रमुख उद्देश्यों का नाम बताइए, क्या है? तो ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष हैं जो कि 2 उद्देश्य में सम्मिलित हैं। तो ये आपके 2016 का प्रश्न है। 2018 में क्या पूछा जा रहा है? व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? बालक के अधिगम के प्रभाव, बालक के अधिगम को, लर्निंग को
प्रभावित करने के लिए जो है ये मूल्यांकन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकताएं हमें पड़ती हैं। व्यापक तरीके से हमको बच्चों को समझाना पड़ता है। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार, ये रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। आगे बढ़िए इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छे परीक्षण में वैधता का क्या अभिप्राय? जो अच्छा परीक्षण है उसमें वैधता का क्या मतलब है? तो अच्छे परीक्षण वैधता का मतलब है कि परीक्षण कितनी सत्यता के साथ हुआ है, इसका मापन करता है और मापन के उद्देश्य उसे तैयार करते हैं, उद्देश्य भी तैयार करता है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो पाई हैं। अच्छा प्रश्न करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सब 16 में पूछा गया प्रश्न है। मुख्य प्रश्न मतलब प्रश्न करने का उद्देश्य ये है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता चलता है कि बच्चा बातों को सुन रहा है, सीख रहा है, उसका पढ़ाई में क्या नेतृत्व है, ये सारी बातें क्लियर होती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम वाद विवाद, तर्क वितर्क या प्रश्नों में उलझते जाते हैं तो हमारा बहुत जो है चक्षु ज्ञान खुलता है, प्रश्नों की तरफ हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें प्रश्न बहुत कुछ सिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अच्छे प्रश्नों की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, स्तर के होने चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप लिख सकते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रकार लिखिए, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक निबंधात्मक प्रश्न, या अति लघु उत्तरीय भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये 16 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं इतनी ही क्लास आपके लिए करूँगी। मैं 2 दिन से क्लास नहीं कर पाई, मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। आज मैं थोड़ा सा रिकवर हुई तो मैंने कहा नहीं, अब करते हैं, एग्जाम है बच्चों का। तो जो भी चीज़ें हैं कोशिश पूरी है कि मैं आपको सिखाऊं, बताऊं। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।